नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पुअर्टी की डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन देखो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी अगर पुअर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछती है तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। वहाँ पे डेफिनेशन आप बनाने लगोगे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए डेफिनेशन जरूरी चीज़ों की आप पहले से याद करके जाइए। पुअर्टी की डेफिनेशन स्कूलों में हम पढ़ते थे। पुअर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन लाइफ जीने के लिए अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। एसेंस वही है। इस प्रकार की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। पुअर्टी एक ऐसी स्टेट है या फिर कंडीशन है जिसमें पर्सन के पास या फिर इंडिविजुअल के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते या फिर इतनी चीज़ें नहीं होती कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के साथ लाइफ जी सके। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो ये टर्म है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये हर एक सोसाइटी के लिए अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है इंडिया में ये कहा जाए कि अगर कोई पर्सन एक दिन में 50 रुपये कमाता है तो वो गरीब नहीं है। चाइना में ये आंकड़ा अलग हो सकता है, यूएसए में अलग हो सकता है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो अलग अलग होगा अलग अलग सोसाइटी में। इसीलिए डेफिनेशन के साथ आप ये भी ऐड कर दीजिए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग दैट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। हर एक सोसाइटी में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अलग अलग एक्सेप्टेड होगा। तो इसलिए ये लाइन लास्ट की आप जरूर ऐड कीजिए। कंप्लीट डेफिनेशन हमारी हो जाएगी पुअर्टी की। पुअर्टी देखो अब दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट पुअर्टी और रिलेटिव पुअर्टी। एब्सोल्यूट पुअर्टी का क्या मतलब है? आप एक बात बताइए, लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं होती हैं सबसे पहले फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सेंट्रल मतलब रहने के लिए घर, न्यूट्रिशन। ये सब जो चीज़ें होती हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की बेसिक ज़रूरतें होती हैं। सीधा सीधा अगर मैं आपको एब्सोल्यूट पुअर्टी की डेफिनेशन बताऊं, किसी पर्सन की इनकम इतनी नहीं है कि वो अपनी लाइफ की बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो सरकार क्या करती है, इन बेसिक ज़रूरतों को देखते हुए, यानी फूड, हाउसिंग, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सब को देखते हुए एक लाइन ड्रा कर देती है। मान लीजिए 1000 रुपये। सरकार ने ये लाइन कैसे डिसाइड की? सरकार ने ये लाइन ऐसे डिसाइड की कि अगर किसी की इनकम 1000 रुपये से ऊपर है तो वो अपनी सारी बेसिक ज़रूरतें, फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग, फूड, शेल्टर, इन सबको पूरा कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन 1000 रुपये से कम कमाता है एक महीने में तो वो अपनी इन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, इसका मतलब वो गरीब है। तो ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट पुअर्टी की। सरकार ने एक लाइन ड्रा कर दी, इतनी इनकम होनी चाहिए बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगर इस इनकम से नीचे कोई आता है तो वो गरीब है, अगर इस इनकम से ऊपर कोई आता है तो वो गरीब नहीं है। तो ये कंसेप्ट हुआ एब्सोल्यूट पुअर्टी का। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव पुअर्टी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। मान लीजिए यूएसए में 5 पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5। पहले पर्सन की एक महीने की इनकम है $10,000, दूसरे पर्सन की महीने की इनकम है $9,000, तीसरे की इनकम है महीने की $12,000 और चौथे की है $15,000। लेकिन पांचवें की है $2,000। आपने एक चीज यहां पे नोटिस की होगी, पांचवें पर्सन की जो इनकम है बाकी 4 पर्सन्स की इनकम के अपेक्षाकृत काफी कम है, $2,000 पर मंथ। वैसे देखो $2,000 में सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। मतलब लाइफ जीने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता है $2,000 में वो सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जिस सोसाइटी में ये 5 पर्सन्स रहते हैं उस सोसाइटी का जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसके लिए एक महीने में इनकम कम से कम $5,000 होनी चाहिए। क्योंकि जिस सोसाइटी में ये 5 पर्सन्स रहते हैं उस सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से एसी होना जरूरी है, घर में कार होना जरूरी है, लैपटॉप होना जरूरी है। मतलब ये सब चीजें होना इस सोसाइटी का मिनिमम स्टैंडर्ड है। अब 5वां पर्सन $2,000 जिसकी इनकम है वो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कार नहीं कर सकता, वो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो बेसिक लाइफ की बुनियादी चीजें हैं जैसे शेल्टर, क्लोथिंग, फूड, इन सबको अफोर्ड कर पाता है 5वां पर्सन।
तो इसका मतलब ये पांचवा पर्सन रिलेटिव पुअर है। वैसे वो पर्सन एब्सोल्यूट गरीब नहीं है। एब्सोल्यूट गरीब तो तब होता ना जब लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन पांचवा जो पर्सन है बेसिक आवश्यकताएं पूरी कर पा रहा है, लेकिन बाकी समाज से अगर हम कंपेयर करें, बाकी चार पर्सन्स से हम कंपेयर करें, समाज के मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से हम कंपेयर करें, तो वो पर्सन गरीब है, रिलेटिवली गरीब है। तो ये पुवर्टी है, रिलेटिव पुवर्टी। समझ गए आप कंसेप्ट क्या है एब्सोल्यूट पुवर्टी का और रिलेटिव पुवर्टी का। रिलेटिव पुवर्टी देखो काइंड ऑफ यूनिवर्सल है, हर एक देश में है रिलेटिव पुवर्टी। अब मान लीजिए एक सोसाइटी में 10 लोग हैं, बाकी 9 की एक साल में इनकम $1 करोड़ के आसपास है, और 10वें पर्सन की एनुअल इनकम एक साल में $1 लाख के आसपास है। अब देखो $1 लाख भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी 9 पर्सन्स के अपेक्षा कर तो उसकी इनकम काफी कम है ना। तो $1 लाख एक साल की इनकम होने के बावजूद वो रिलेटिव पुअर है। इसलिए रिलेटिव पुअर्टी यूनिवर्सल है, हर एक देश में एग्जिस्ट करती है। और जो एब्सोल्यूट पुअर्टी है वो किसी देश में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। रिलेटिव पुअर्टी देखो इनइक्वालिटीज की वजह से होती है, असमानताओं की वजह से। कोई जरूरी नहीं कि जिसकी इनकम कम है वो गरीब है, बस ये है कि उसकी इनकम बाकी लोगों की अपेक्षाकृत कम है, यानी इनइक्वालिटीज हैं इनकम में, असमानताएं हैं इनकम में। तो इसी वजह से रिलेटिव पुवर्टी को इरेडिकेट करना यानी खत्म करना मुश्किल होता है, जबकि एब्सोल्यूट पुवर्टी को अपेक्षाकृत खत्म करना आसान होता है। नेक्स्ट देखो, हम पुवर्टी के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको पुवर्टी से संबंधित कुछ लिखना हो तो आप कई सारी डायमेंशंस कंसीडर कीजिएगा। रोटी कपड़ा मकान तो है ही, यानी फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, ये सब चीजें तो हैं ही। दूसरी डायमेंशंस आप पुवर्टी से संबंधित ऐड करोगे, माल न्यूट्रिशन, लो इनकम, इलनेस, लिविंग कंडीशंस, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, एजुकेशन इलिटरेसी, एक जैसे पॉइंट्स हैं, ये आप लिख सकते हो। तो ये सारी डायमेंशंस आप जरूर ऐड कीजिएगा जब पुवर्टी के बारे में आपको कुछ लिखना हो। हम मेजरमेंट ऑफ पुवर्टी डिस्कस करें, यानी पुवर्टी को कैसे मेजर किया जाता है, लाइन क्या है, उससे पहले एक और कंसेप्ट मैं आपको करवाना चाहता हूं। पुवर्टी के काजेस क्या हैं, यानी पुवर्टी होती क्यों है, गरीबी किस कारणवश आती है। पहले देखो हम कुछ थ्योरीज की बात करेंगे कि पुवर्टी क्यों आती है, उसके बाद हम इंडिया के संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स की बात करेंगे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन है पुवर्टी का, लेकिन ये स्पेसिफिक रीजन है। पहले हम बात करेंगे थ्योरीज की, क्या थ्योरीज दी गई हैं वेरियस थिंकर्स के द्वारा पुवर्टी के लिए। सबसे पहली थ्योरी तो देखो ये है जो पुराने समय में दी जाती थी, अगर कोई गरीब है तो अपने पिछले जन्म के कर्मों की वजह से गरीब है। किसी ने पिछले जन्म में पाप किए होंगे जिसकी सजा उसे इस जन्म में मिली है, यानी वो इस जन्म में गरीब है। पुराने समय में दी जाती थी ये थ्योरी, आज के समय में टोटली इररिलेवेंट है। आज के समय में देखो सबसे पहली जो थ्योरी है वो है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में कहा जाता है अगर कोई पर्सन गरीब है तो उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई पर्सन गरीब है तो वो अपनी इनएफिशिएंसी के कारण गरीब है, वो आलसी है, लेजी है, वो कुछ करना नहीं चाहता, तभी वो गरीब है। लेकिन देखो कुछ सोशियोलॉजिस्ट इस थ्योरी को मानते नहीं हैं। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं गरीबी आती है वेज डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। जैसे डॉक्टर स्किल्ड होता है, डॉक्टर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, वेजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं डॉक्टर के। उसके बाद आप नर्स का एग्जांपल ले सकते हो, नर्स सेमी स्किल्ड होती हैं, तो डॉक्टर की अपेक्षाकृत नर्स की जो वेजेस हैं वो कम होते हैं थोड़े। और सबसे लास्ट में वार्ड बॉय तो आप कह सकते हो एक प्रकार से अनस्किल्ड होता है, सबसे कम वेजेस होते हैं वार्ड बॉय के। अब इस एग्जाम्पल में आपने देखा जो पर्सन अनस्किल्ड है उसके वेजेस सबसे ज़्यादा कम है। तो सोशलिस्ट ये कहते हैं देखो इंडिविजुअल को अगर आप स्किल दोगे तो वो गरीब थोड़ी ना होगा। आप ये कैसे कह सकते हो कि इंडिविजुअल लेजी है, इनएफिशिएंट है, इनइफेक्टिव है, इसलिए वो गरीब है। मतलब है कि उस पर्सन के पास स्किल्स नहीं है, अगर आप उसको स्किल दोगे तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि इंडिविजुअल अपनी गरीबी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए, यानी एसेंस ये निकलता है क्लासिकल थ्योरी कहती है कि कोई पर्सन अपनी गरीबी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट इस थ्योरी का विरोध करते हैं। वो कहते हैं इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसको स्किल्स नहीं हासिल हुई, इसलिए वो पर्सन गरीब है। तीसरा है कल्चर या फिर सब कल्चर ऑफ पुअर्टी। इस कंसेप्ट के अनुसार देखो जो लोग गरीब हैं यानी पुअर हैं
गरीबी में रहते रहते उनका रहन सहन, उनका बिहेवियर इस प्रकार से डेवलप हो गया है, यानी उनका कल्चर इस प्रकार का बन गया है, अगर कल को परिस्थितियां चेंज होती हैं, सरकमस्टांसिस अच्छी होती हैं या फिर इकोनॉमिक चेंजेस अच्छे आते हैं, तो भी वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आएंगे। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कल्चर ऑफ पुवर्टी। फिर से बोलता हूं, मान लीजिए आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं हैं, सरकमस्टांसिस अच्छी नहीं हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो कोई पर्सन ABC गरीबी रेखा से नीचे आता है। अब देखो, गरीबी में रहते रहते उसकी आदतें, उसका रहन सहन, उसका बिहेवियर इस प्रकार का डेवलप हो गया है, यानी पुवर्टी का एक कल्चर डेवलप हो गया है। कल को अगर सरकमस्टांसिस अच्छी होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होती है, तब भी वो पर्सन गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसने गरीबी का कल्चर जो डेवलप कर लिया था, उसी कल्चर के हिसाब से वो जी रहा है। उसका बिहेवियर भी पुराने कल्चर के हिसाब से ही है, गरीबी के कल्चर के हिसाब से, उसकी वैल्यूज भी गरीबी के कल्चर के हिसाब से ही हैं। तो ये एक कंसेप्ट है कल्चर और सब कल्चर ऑफ पुवर्टी। नेक्स्ट थ्योरी है पुवर्टी की सोशल स्ट्रक्चर। इस थ्योरी के अनुसार देखो, अगर सोशल स्ट्रक्चर किसी देश में ऐसा है कि उस देश में एजुकेशनल अटेनमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में संभावना ज़्यादा है गरीबी की। यानी सोशल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है गरीबी के लिए, ना कि इंडिविजुअल, इस थ्योरी के अनुसार। तो ये हमने पुवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ थ्योरीज की बात की। 3 थ्योरीज मैं आपको और भी बताता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस में देखो एक कंसेप्ट आता है सरप्लस वैल्यू का। सिंपली अगर आपको एसए में या फिर जीएस में कोट करना हो तो बता देता हूँ क्या है ये कंसेप्ट। मान लीजिए एक क्रिकेट बैट की कीमत है 60 रुपये, यानी 60 रुपीज़। क्रिकेट बैट जो बैट्समैन बैट यूज़ करता है। अब देखो, इस क्रिकेट बैट को बनाने में रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ, लकड़ी इस्तेमाल हुई, रबड़ की ग्रिप इस्तेमाल हुई। मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल की कीमत है 10 रुपये, 10 नहीं 20 मान लेते हैं, 20 रुपये। और जो लेबर लगी उस क्रिकेट बैट को बनाने में, यानी जिस पर्सन ने अपनी मेहनत से वो बैट बनाया, उस लेबर कॉस्ट मान लेते हैं उस पर्सन की 20 रुपये। मिसलेनियस चार्जेस हम मान लेते हैं 10 रुपये, और 10 रुपये मान लेते हैं प्रॉफिट। मार्क्स का सरप्लस वैल्यू को कंसेप्ट ये कहता है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, लेबर कॉस्ट तो कम कर दी जाती है। लेबर कॉस्ट थी वास्तव में 20 रुपये, लेकिन चूंकि मार्केट में आसानी से लेबर अवेलेबल है, लोग ज़्यादा हैं काम करने वाले, लेकिन काम कम है, तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच है, यानी सप्लाई ज़्यादा है लेबर की लेकिन डिमांड कम है। तो फैक्ट्री मालिक या फिर कैपिटलिस्ट क्लास के जो लोग हैं वो मजबूर करते हैं वर्कर्स को, यानी लेबर क्लास के लोगों को सस्ते में काम करने के लिए। तो 20 रुपये वास्तव में लेबर कॉस्ट थी, लेकिन मजबूर किया जाता है लेबर को 15 रुपये पे काम करने के लिए, और 5 रुपये जो कम दिए गए लेबर को, वो 5 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। और लेकिन ये प्रॉफिट किसको हुआ, ये हुआ कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों को, यानी जिसकी फैक्ट्री थी बैट बनाने की। तो ऐसे होता रहता है, यानी जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा ज़्यादा जमा होता जाता है, और जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनको कम वेजेस दिए जाते हैं, वो और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आपको पता होता है ना चीज़ों के बारे में, पुवर्टी के बारे में आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनको आप फोल्डर मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो जल्दी से देख लेते हैं, 30 सेकंड लगेंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है। इसमें क्या होता है, एजी फ्रैंक के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। एजी फ्रैंक कहते हैं वर्ल्ड ना डिवाइडेड है 2 टाइप के कंट्रीज के बीच। कुछ कंट्री जो हैं वो पुअर कंट्री हैं, और कुछ कंट्री जो हैं वो रिच कंट्रीज हैं। जो गरीब देश हैं वो डिपेंडेंट हैं रिच कंट्रीज पे। उसी प्रकार से देश के अंदर भी कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो गरीब हैं, और कुछ रीजन्स किसी देश के अंदर ऐसे हैं जो अमीर हैं। जो गरीब वाले रीजन्स हैं वो डिपेंडेंट हैं उस देश में अमीर रीजन्स के ऊपर। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो बीटी कॉटन का। देखो 2001 में सिचुएशन हमारे देश में ऐसी थी कि हम कॉटन को इंपोर्ट करते थे, लेकिन उसके बाद बीटी कॉटन आया जो कि एक जीएम क्रॉप है। बीटी कॉटन के बाद हम अब कॉटन को एक्सपोर्ट करने लगे हैं, यानी कॉटन की पैदावार एकदम से बढ़ गई है। लेकिन आप सोच के देखिए, कॉटन के सीड्स कौन मुहैया करवा रहा है? मेनली डोमिनेशन है मोनसेंटो कंपनी की। मोनसेंटो कंपनी किसकी है? यूएसए की है।
तो काइंड ऑफ हम डिपेंड हो गए हैं यूएसए के ऊपर। अब देखो शुरुआत में तो इन सीड्स ने अच्छा काम किया, लेकिन अब इन सीड्स से पैदावार उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और ज़्यादा सीड्स खरीदने पड़ते हैं। मोंसेंटो कंपनी ने सीड्स के दाम भी बढ़ा दिए हैं, तो गरीब किसान और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है क्योंकि अब उसकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है मोंसेंटो कंपनी के ऊपर। ये थ्योरी दी गई थी A.G. फ्रैंक के द्वारा। थ्योरी का नाम है डिपेंडेंसी थ्योरी। लास्ट थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी, गरीबी की। फंक्शनल थ्योरी दी गई थी हर्बर्ट गैंस के द्वारा। नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हर्बर्ट गैंस के द्वारा। आप में से किसी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा तो आप ये सारी थ्योरीज ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हो, नाम भी याद कर सकते हो थिंकर्स के, लेकिन जीएस के लिए नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फंक्शनल थ्योरी में क्या कहा जाता है, गरीबी जो है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, यानी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं उनके लिए गरीबी इंपॉर्टेंट है, फायदे का सौदा है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है हर्बर्ट गैंस के द्वारा पॉलिटिशियंस का। अगर गरीबी देखो समाज से खत्म हो जाएगी तो पॉलिटिशियंस लिप सर्विस क्या करेंगे, बड़े बड़े वादे क्या करेंगे, इसलिए पॉलिटिशियन वास्तव में चाहते ही नहीं गरीबी को खत्म करें। पुलिस का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, गरीबी है तो नंबर ऑफ क्राइम्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए पुलिस जो है ब्राइब लेती है, पुलिस का काम भी चलता रहता है, इसलिए पुलिस नहीं चाहती गरीबी खत्म हो। एनजीओ जो गरीबी को खत्म करने के लिए काम करते हैं, गरीबी की वजह से ही तो एनजीओज की रोजी रोटी चलती है, इसलिए वो भी नहीं चाहते कि गरीबी खत्म हो। मेडिसिनल प्रोफेशनल, अगर देखो गरीब लोग हैं तो उनको डिजीज ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पाता, तो जो डॉक्टर लोग हैं वो भी चाहते हैं कि गरीबी खत्म ना हो। इवन मिडिल क्लास के लोग भी, क्योंकि उनके लिए गरीब लोग जो हैं वो मोटिवेशन का काम करते हैं, उनको लगता है कि हाँ कोई तो है समाज में जो हमसे भी गरीब हैं। सबसे लास्ट में गरीब लोग जो हैं वो समाज के फिल्थी काम करते हैं। फिल्थी काम मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, मैनुअल स्क्वेंजिंग होगी। अगर कोई गरीब होगा ही नहीं तो ऐसे काम कौन करेगा। तो काइंड ऑफ थोड़ी अजीब थ्योरी है ये, फंक्शनल थ्योरी है, ये दी गई थी हर्बर्ट गैंस के द्वारा। तो ये सारी थ्योरीज आप कोट कर सकते हो एक एक दो लाइनों में। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू पॉवर्टी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।